हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए उनका सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने कोर स्टूडेंट्स के लिए उनका मॉडल सीबीएसई द्वारा इशू जो मॉडल पेपर था वो मैंने करा दिया। उसके बाद सैम्पल पेपर नंबर 1 भी मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला पेपर हम आपको करा चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं सैम्पल पेपर नंबर 2, जिसका कोड है आपका कोड 302। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का पेपर 19 फेब यानी कि 19 फरवरी को है, और 19 फरवरी वाले दिन आपका सिर्फ कोर का ही नहीं इलेक्टिव का भी पेपर है। तो इन दोनों ही पेपर्स के कोड अलग अलग रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। जो कोर है उसका कोड रहेगा आपका 302। तो जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आता है तो कुछ निर्देश भी दिए रहते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र संख्या 2 है, विषय है हिंदी, आधार कोड है 302, कक्षा है 12वीं 2023 और 24 का ये हमारा प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब इसके लिए आपको निर्धारित समय मिल रहा है 3 घंटे का। कितना समय मिल रहा है? 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है, और इसका पूर्णांक यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 80। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सिर्फ जो आपको 3 घंटे का समय मिल रहा है ये राइटिंग टाइम है। रीडिंग टाइम में आपको 15 मिनट्स और भी मिलेगा, तो उस 15 मिनट को अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। मैं कई बार उसके इस्तेमाल के तरीके को आपको बता भी चुकी हूँ, तो उसे आप देखिएगा। ठीक है, अब इसमें सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं इस प्रश्न पत्र के लिए। ये निर्देश आपको यहाँ लिखे ही इसलिए गए हैं ताकि आप पढ़ो। जब आप ठीक से पढ़ोगे तभी प्रश्न पत्र सही तरीके से कर भी पाओगे। तो क्या निर्देश हैं? निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। क्या है? इस प्रश्न पत्र में खंड आ में वस्तुपरक तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। तो पूरा प्रश्न पत्र हमारे 2 खंडों में विभक्त है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में हमारे पास पूरा टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। और खंड बा में हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 40 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। तो खंड आ में आपसे जो जितने भी प्रश्न हैं उसमें उप प्रश्नों की संख्या 40 है, यानी कि 40 है, और आपको 40 के 40 पूरे करने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ सारे प्रश्न आपको करने हैं। खंड बा में 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्नों सहित प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, उसमें खंड जो बा आएगा उसमें 8 प्रश्न हैं, और 8 प्रश्नों के साथ अंदर विकल्प दिए गए हैं, अंदर ऑप्शन। जैसे खंड आ में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन खंड बा में हर 8 प्रश्न के साथ आपके सामने विकल्प रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटली वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके सामने ऑप्शन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो मतलब जितने भी प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्न करने हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने, यानी कि सीक्वेंस में काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा कि पहले 8 कर लिया, फिर 10 कर लिया, फिर 11 कर लिया, 2 कर लिया, 5 कर लिया, ऐसे नहीं करना। 1 से लेकर अंत तक जितने भी प्रश्न हैं सभी आप सीक्वेंस में काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना खंड आ, जो टोटल आपका वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड आ का पहला प्रश्न है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे सामने एक अनुच्छेद रखा गया है। इस अनुच्छेद को हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इस पर आधारित पूछे गए हैं 10 प्रश्न। कितने पूछे गए हैं? 10 प्रश्न। अब 10 प्रश्न निकालने का मतलब भी है अनुच्छेद आपके पास काफ़ी हैवी, मतलब बहुत ही बड़ा जो है वो अनुच्छेद होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से उनके उत्तर दीजिएगा। और अनुच्छेद अगर आपको प्रैक्टिस प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए 10 नंबर मायने रखते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। कैसी विडंबना है कि 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी ओरिएंटलिस्ट कादम्बरी तथा कथा, सरित सागर, पंचतंत्र जैसी साहित्य कथाओं के पीछे पागल थे, स्वयं भारतीय लेखक अंग्रेजी ढंग का नॉवेल लिखने के लिए व्याकुल थे। ये है उपनिवेशवाद के 2 चेहरे। निसंदेह कुछ लोग अपनी भाषा में अंग्रेजी ढंग का नॉवेल लिखने में कुछ कामयाब भी हुए। उदाहरण के लिए लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु जो 1882, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना,
लेकिन पूरा पूरा अंग्रेजी ढंग का नॉवेल सबसे ना बन पड़ा। यानी कि अंग्रेजी में जो नॉवेल लिखा जाता है, सबने बहुत कोशिश करी पर हिंदी साहित्यकारों से वो नॉवेल नहीं बन सका। खास तौर से उनसे जो सृजनशील रचनाकार थे, जैसे हिंदी से ही उदाहरण ले लें तो ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी कथाकृति श्यामा स्वप्न किसी भी तरह अंग्रेजी ढंग का नॉवेल नहीं है। ऐसे सृजनशील रचनाकारों के सिरमौर हैं बंकिम चंद्र, जिन्हें प्रथम भारतीय उपन्यासकार होने का गौरव प्राप्त है। बहुत सारे लोगों के नाम हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। 26 वर्ष की कच्ची उम्र में बंकिम चंद्र ने दुर्गेश नंदिनी, जो 1865 नाम का अपना पहला बंगला उपन्यास प्रकाशित किया, और 1 साल के बाद कपाल कुंडला, जो 1866, फिर 3 साल के अंतराल के बाद मृणालिनी, जो 1869। इसमें से एक भी अंग्रेजी ढंग का नॉवेल नहीं है। मतलब बंकिम चंद्र जी ने क्या किया, टोटल हिंदी, अंग्रेजी से कॉपी करने की कोशिश उन्होंने नहीं करी। जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न के नाम से ही ये तीनों उपन्यास किसी अंग्रेजी ढंग के नॉवेल की अपेक्षाकृत संस्कृत की कादंबरी की याद दिलाते हैं। यह भी एक विडंबना है, एक लेखक कथा की पुरानी परंपरा से मुक्त होकर एकदम आधुनिक ढंग की नई कथाकृति रचना चाहता है, और परंपरा है कि उसके सृजनात्मक अवचेतन का संचालन कर रही है। कंबल बाबा जी को कैसे छोड़े, इस तरह बंकिम चंद्र की रचना प्रक्रिया से गुजरकर जो चीज निकली, उसके लिए सही नाम एक ही है, वो है रोमांस। ठीक है ना। तो नाम क्या था, कंबल बाबा जी को कैसे छोड़े, ये कैसे उन्होंने आगे दिया, उसका नाम ही क्या कर दिया उन्होंने, रोमांस। उपन्यास का अर्थ जिसके लिए अंग्रेजी ढंग का नॉवेल है, फिर उसकी परीक्षा जो भी हो, वे इसे बंकिम चंद्र की विफलता मानेंगे। लेकिन मेरी दृष्टि में लेखक की इस विफलता में ही भारतीय उपन्यास की सार्थकता नहीं थी। मतलब लिखा तो वो अंग्रेजी ढंग से नहीं, हिंदी ढंग से गया, लेकिन उसका जो शीर्षक दिया गया वो अंग्रेजी ढंग का था। भारतीय उपन्यास के मूलाधार 19वीं शताब्दी के ये रोमांस ही हैं, ना कि तथाकथित अंग्रेजी ढंग के उपन्यास। 19वीं शताब्दी के भारतीय मानस का सही प्रतिनिधित्व कपाल कुंडला करती है, परीक्षा गुरु नहीं। परीक्षा गुरु का महत्व अधिक से अधिक ऐतिहासिक है, यानी कि इसके अंदर जो कहानियां रही ना, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लिखी गई हैं, और वह भी सिर्फ हिंदी के लिए ही। जब कपाल कुंडला अपने जमाने की अत्यधिक लोकप्रिय कृति होने के साथ ही सार्थी कीर्ति की हकदार है, तथाकथित अंग्रेजी ढंग के नॉवेल का तिरस्कार करके ही बंकिम चंद्र की रोमांस धर्मी उपन्यासों ने भारतीय राष्ट्र के भारतीय उपन्यास की अपनी पहचान बनाने में पहल की। मतलब उस समय जो पूरा ट्रेडिशन था कि लोग चाहते थे कि अंग्रेजी, जैसे अंग्रेज नॉवेल लिखते हैं उस तरह का लिखें, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोगों ने, हिंदी साहित्यकारों ने वैसा नॉवेल लिखने की कोशिश करी पर कोई ना कर पाया। लेकिन बंकिम चंद्र जी जो हैं, उन्होंने अपने ही ढंग के जो नॉवेल लिखे, उनके शीर्षकों को थोड़ा अंग्रेजी दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित हो सके और लोगों द्वारा खरीदे जा सके। अंग्रेजी ढंग के नॉवेल का तिरस्कार वस्तुतः उपनिवेशवाद का तिरस्कार था, यानी कि उपनिवेश किसने हमारे देश में उपनिवेश बनाया था, वो थे अंग्रेज। तो एक तरीके से अगर हम अंग्रेजी ढंग के नॉवेल का तिरस्कार कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम किसका तिरस्कार कर रहे थे, वो था हम अंग्रेजी सरकार का तिरस्कार करते हैं। भारत से पहले अंग्रेजी ढंग के नॉवेल को उत्तरी अमेरिका अस्वीकार ढंग के नॉवेल का अनुकरण नहीं किया। स्कारलेट लेटर और मोबी डिक्स ऐसे रोमांस हैं जिन्हें राष्ट्रीय रूपक के रूप में आज भी ग्रहण किया गया है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से अपने आप को मुक्त कर अमेरिकी प्रतिभा में आख्यान से रूपबंध में भी स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने उसकी व्याख्या, आख्यान मतलब कि व्याख्या करने में भी अंग्रेजी ढंग के रूप से बहुत हद तक मुक्ति पाने की कोशिश करी है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में राष्ट्र और उपन्यास का जन्म साथ साथ हुआ है। तब तक के अंग्रेजी नॉवेल के रूपबंध में एक स्वतंत्र राष्ट्र का उद्दाम आकांक्षाओं को अटना संभव न था। नए राष्ट्र के लिए नितांत नए उन्मुक्त रूपबंध का सृजन
किया गया। तो ये हमारा पूरा गद्यांश था। अब इस पर आधारित हमारे पास कितने 10 प्रश्न हैं, बहुत ध्यान से इनको करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, कपाल कुंडला किसके प्रतिनिधित्व के रूप में है? अंग्रेजी नॉवेल, बांग्ला उपन्यास, भारतीय मानस या रोमांटिक उपन्यास? तो कपाल कुंडला किसके प्रतिनिधि के रूप में है? वो है भारतीय मानस के। भारतीय उपन्यास का मूलाधार क्या है? जो भारतीय उपन्यास लिखे गए उसके मूल में क्या है, मूल का आधार क्या है? अंग्रेजी ढंग की नॉवेल, परीक्षा गुरु, कादंबरी या बंकिम चंद्र के उपन्यास? तो उसके मूलाधार हैं बंकिम चंद्र के उपन्यास। मतलब बंकिम चंद्र ने जो उपन्यास लिखे उसी को आधार मानकर आगे भारतीय सृजनकारों ने अपने उपन्यास लिखे हैं। बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास कौन सा था? देखिए इसमें दिया गया था, नाम भी दिया गया था और सन भी दिया गया था। दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी या सामा स्वप्न? तो उनका पहला जो उपन्यास था वो था दुर्गेश नंदिनी। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास किसे माना गया है? हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का उपन्यास पहला किसको माना गया है? मृणालिनी, परीक्षा गुरु, कादंबरी या श्यामा स्वप्न? तो किसे माना गया है? वो है आपका परीक्षा गुरु को। ये हिंदी में अंग्रेजी ढंग का, मतलब एक शैली जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी ढंग का तात्पर्य होता है कि हम शैली को कॉपी करें जिस शैली में अंग्रेजों द्वारा उपन्यास यानी कि नॉवेल्स लिखे जाते रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, प्रस्तुत उपन्यास किस विषय पर आधारित है? उपनिवेशवाद, रोमांस, कहानी या उपन्यास? तो यहाँ पर ये जो पूरा हमने गद्यांश पढ़ा है, जितना पूरा हम गद्यांश, हमने उपन्यास लिख दिया गया, लेकिन वहाँ सही ऑप्शन क्या है कि जो हमारे पास गद्यांश है ये किस पे आधारित है? ये उपन्यास पर आधारित है कि उपन्यास की कैसी शैली जो है वो अंग्रेजी उपनिवेशवाद के दौरान रही, उसके बाद रही और उसके आगे क्या क्या इनमें तब्दीलियां आई हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बंकिम चंद्र की आरंभिक रचनाओं का केंद्र क्या था? जब बंकिम चंद्र ने जो आरंभिक रचनाएं करी उसको किस चीज को केंद्र में रख किया है? अंग्रेजी नॉवेल, सृजन, रोमांस या उपनिवेशवाद? तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसको केंद्र में रखा है रोमांस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ कथन हमारे पास दिए गए, देखिए क्या है। बंकिम चंद्र की रचना प्रक्रिया से गुजरने पर रोमांस उसके निष्कर्ष के रूप में सामने आता है। दूसरा है, भारतीय उपन्यासों के आधार पर अंग्रेजी ढंग के उपन्यास हैं। अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों का तिरस्कार उपनिवेशवाद का तिरस्कार है। तो यहाँ पर जो हमारे सामने दिए गए हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पहला और तीसरा हमको सही लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन सही है, यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। पहला तीसरा कौन सा है? देखिए, बंकिम चंद्र की रचना प्रक्रिया से गुजरने पर रोमांस उनके निष्कर्ष के रूप में सामने आता था। और तीसरा है, अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों का तिरस्कार उपनिवेशवाद का तिरस्कार है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किसको आज भी राष्ट्रीय रूपक के रूप में माना जाता है? मोबी डिक्स, कादंबरी, पंचतंत्र या कपाल कुंडला? तो किसे माना जाता है? वो है मोबी डिक्स को। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज किन भारतीय कथाओं के पीछे पागल थे? वो कौन सी भारतीय कथाएं थी जिनको पढ़ने के लिए अंग्रेज पागल थे? कादंबरी, उपन्यास, मृणालिनी या पंचतंत्र? तो वो कहानियां थी आपकी मृणालिनी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं कथन ए और कारण आर क्या है। अमेरिकी प्रतिभा अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्त नहीं कर पाई। तो यहाँ पर अमेरिकी प्रतिभा अपने आप को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्त नहीं कर पाई। दूसरा कारण है, 19वीं सदी में भारतीय मानस का सही प्रतिनिधित्व परीक्षा गुरु करता था। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो है अपने आप को अंग्रेजी से, यहाँ तो भारतीय साम्राज्यवाद की बात हो रही थी, है ना। तो इस तरीके से कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। तो 10 प्रश्न हमारे हो गए। ठीक है, पहला अनुच्छेद 10 प्रश्न थे, हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आ गए अपने दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पर हमारे सामने एक अपठित
काव्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? अपठित काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं। ये 5 ही प्रश्न हमको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए काव्यांश पढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी। धीरे 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 तिमिरा अंचल से में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। हृदय राज्य की रानी का वह कहता अभिषेक। अलसातास की सी थी लता, किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छासी अंबर पथ में चली। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 में है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर, उस पर अमल का कमलनी दल में। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। उत्तराल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। क्षितिज में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। तो जिस तरीके से दिन ढल गया है, संध्या आ रही है, उस संध्या काल का मानवीयकरण करते हुए पूरी कविता का यहाँ वर्णन किया गया है। बहुत अच्छे अलंकार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, साथ ही बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रतीकात्मक तौर पर भी रखा गया है। मदिरा की वह नदी बहाती आई, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती। तो पूरा दिन जो लोग थक चुके हैं वो क्या होता है, एक नशे में चूर होकर सो जाते हैं। तो संध्या को क्या बताया गया कि वो मदिरा लेकर आई है कि सब जो निंद्रा के नशे में हैं वो झूम उठते हैं। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणत मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरह कुल कमनीय कंठ में, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो किस तरीके से संध्या जो है वो आ रही है और उसका मानवीयकरण यहाँ पर कवि ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न, चलिए फटाफट इन 5 प्रश्नों को कर लेते हैं। काव्यांश में प्रयुक्त दिशावसान शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होगा? दिवस का आरंभ, दिन का समय, रात्रि का अंत, या दिन का बीत जाना। तो इसका सही अर्थ क्या है? वो है आपका दिन का बीत जाना, मतलब दिन बीत गया है और अब शाम आ रही है। दूसरा है कवि का अनुराग कब बढ़ जाता है? वो कौन सा समय है जब कवि का अनुराग बढ़ जाता है? अर्धरात्रि में, प्रातः काल में, रात्रि में, या संध्या के समय में। तो कवि का अनुराग कब बढ़ रहा है? वो है अर्ध रात्रि में, आधी रात्रि के समय जो कवि हैं उनका अनुराग बढ़ता है, उनका प्रेम बढ़ता है। तीसरा है संध्या के समय में हर तरफ क्या गूंजने लगता है? वीणा की आवाज, सन्नाटा, राग आलाप, या नुपुरों की रुनझुन। तो क्या सुनाई देती है? वो है आपको सुनाई देती है सन्नाटा, क्योंकि भाई आधी रात के संध्या के समय क्या होगा, चारों तरफ जो गूंजे एकदम से सन्नाटा भी छा जाता है ना। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, अर्धरात्रि की निश्चलता में कवि का अनुराग बढ़ने पर भी उसके कंठ से विहाग के स्वर क्यों निकल रहे हैं? अब इसके ऊपर आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। अब इन 4 कथनों में से आपको सही को ढूंढना है। देखिए क्या है, अर्धरात्रि के एकांत में कवि के मन में जीवन के प्रति प्रेम उभर पड़ता है। सही है, कवि जीवन को अधिक सार्थक और सुखमय बनाने के लिए प्रेरित है। ये बात तो नहीं कही गई। कवि संध्या के साथ अस्त्र होना चाहता है? नहीं, कवि रात्रि की नीरवता में खो जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका पहला और दूसरा। कौन कौन सा पहला दूसरा ऑप्शन था? अर्धरात्रि के एकांत में कवि मन के जीवन के प्रति उमड़ पड़ता है।
दूसरा है कवि जीवन को अधिक सार्थक और सुखमय बनाने के लिए प्रेरित है। तो ये दो जो ऑप्शन है वो हमारे सही है। अब आ गए प्रश्न संख्या 5 पर। यहाँ क्या दिया है, कॉलम दिए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़े। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो कॉलम ए में हमारे सामने क्या दिया गया है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं और कॉलम 2 में हमारे पास कुछ अलंकार दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द था, चुप चुप चुप। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब आपको साफ हमको दिखाई दे रहा है वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि चुप 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 एक ही शब्द कई बार आया है लेकिन हर बार उसका अर्थ सेम है, तो वो होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट आते हैं संध्या सुंदरी परिसी। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि उपमा अलंकार है, तो दूसरे का क्या होगा, पहला, यानी कि उपमा अलंकार। नेक्स्ट है मधुर मधुर है दोनों उसके अधर किंतु गंभीर नहीं। तो यहाँ पर संध्या का मानवीयकरण किया गया है, उसे एक नवयुवती स्त्री के रूप में बताया गया है, तो ये क्या हो गया, मानवीयकरण। तो पहले का है तीसरा, दूसरे का है पहला और तीसरे का है दूसरा। ठीक है, तो पहले का तीसरा, तो यहाँ पर पहले का तीसरा हमारा निकल रहा है गा वाला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारी जो बुक है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम, उस बुक से हमारे पास में बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न हैं, 5 प्रश्न पूछे गए हैं और पांचों प्रश्न करने हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। क्या दिया है, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई, यानी कि हिंदी में जो नेट पत्रकारिता आरंभ की गई वो किसके साथ करी गई, दैनिक जागरण के साथ, वेब दुनिया के साथ, दैनिक भास्कर के साथ या राजस्थान पत्रिका के साथ। तो हम सभी को पता है कि ये जो नेट पत्रकारिता आरंभ हुई ये वेब दुनिया के साथ में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को डैश कहा जाता है। अब उसको प्रसारित करने के लिए जो आखिरी सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन या डेड लाइन। तो उसको क्या बोला जाता है, डेड लाइन। क्या कहते हैं, डेड लाइन। क्योंकि मोस्टली अखबार जो, अगर अखबार मॉर्निंग में निकल रहा है तो उसकी डेड लाइन मिड नाइट जो है 12 बजे की रहेगी। अगर कोई दिन में निकल रहा है तो उससे 6 घंटे पहले समझ लीजिए उसकी जो है वो डेडलाइन रहती है। तथ्यों की शुद्धता और वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत क्या है। ध्यान दीजिए, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है। क्या है, संपादन के सिद्धांत, संपादन के गुण, संपादन के प्रकार या संपादन के तत्व। तो ये होते हैं संपादन के सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से किसी भी खबर को सबसे पहले हम उन तथ्यों की, जो भी खबर आई है उनके तथ्यों की शुद्धता का पता करते हैं, फिर उनकी वस्तुपरकता का पता किया जाता है, निष्पक्षता लेते हैं, संतुलन बनाते हैं और स्रोत। ये सारी चीज़ें जब इन सारी पैमानों पर कोई खबर सही सिद्ध हो जाती है तभी ये प्रकाशन के लिए जाती है। पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है, पत्रकारीय लेखन में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ का है, लोगों को विश्वास में लाने का, दिखावा करने का, सभी या समसामयिक घटनाओं की जानकारी। तो पत्रकारीय लेखन का सर्वाधिक महत्व है समसामयिक घटनाओं की जानकारी, यानी कि जो समय चल रहा है उसके आसपास, जैसे मान लीजिए अभी का समय है तो अभी से थोड़ी देर पहले या आसपास इन सारी चीज़ों से जो भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को की जानकारी हम पत्रकारीय लेखन में देते हैं। चाहे वो फीचर हो, आलेख हो, रिपोर्ट हो, समाचार हो, स्तंभ हो, कुछ भी हो, सब में आपको समसामयिक घटनाओं की ही जानकारी दी जाती है। तत्कालिक नहीं देते हैं लेकिन उसके आसपास के समय की भी सभी जानकारियां प्रस्तुत की जाती हैं। विशेष लेखन के कितने क्षेत्र हैं, 2, 1, अनेक या 4। तो ध्यान रखिए, विशेष लेखन के जो है वो क्षेत्र अनेक होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। आप जितने क्षेत्रों को सोच सकते हैं उन सभी क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जा सकता है। तो इनिशियल लेवल पे तो हम राजनीति बोल सकते हैं, खेल बोल सकते हैं, अपराध है, सभी पर हो सकता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ क्या दिया है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास में जो आया है वो है हमारी पुस्तक आरोह भाग 2 के
काव्य खंड से जो भी हमारी कविताएं हैं उनमें से एक अनुच्छेद यहाँ हमारे सामने रखा जाएगा, एक काव्यांश रखा जाएगा। इस काव्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़कर इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। चलिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिज तो दुख देता होगा, अपाहिजपन दुख तो देता होगा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा। तो ये कविता कहाँ से ली गई है? कैमरे में बंद अपाहिज से। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या है, इस पे 5 प्रश्न लिए। भाई काव्यांश हम इसलिए समझा नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हम आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर कर चुके। ठीक है, क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में समर्थ शक्तिवान किसके लिए कहा गया है? मीडिया को, जनता को, दूरदर्शन को या सरकार को? तो यहाँ पर कौन कह रहा है कि हम समर्थ शक्तिवान लाएंगे एक बंद कमरे में एक अपाहिज को? किसने ये बात बोली है? ये बात बोली है मीडिया कर्मियों ने। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर अगर देखिए सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, तो दूरदर्शन पे बोलने वाले लोग कौन हैं? वो मीडिया कर्मी है ना, इसलिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में मीडिया नहीं आता है तो सेकेंड ऑप्शन आपका दूरदर्शन को लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है दूरदर्शन को, तो यहाँ पर क्या है, इन पंक्तियों में समर्थ शक्तिवान किसको बोला गया है? जो दूरदर्शन वाले हैं, जो अपाहिज को लाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक अपाहिज को अपने कार्यक्रम में दिखाना किस मानसिकता को दर्शाता है? एक अपाहिज व्यक्ति जो अपने आप में असमर्थ है, उस व्यक्ति को आप दूरदर्शन पे ला रहे हो और उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो ये किस तरह की मानसिकता है? जाहिर सी तरह है, ये मानसिकता है आपकी क्रूर, कारोबारी, संवेदनशील या संवेदनहीन। तो ये मानसिकता है आपकी संवेदनहीन, यानी कि आपके अंदर संवेदना है ही नहीं। नेक्स्ट है, अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख पूछने से क्या तात्पर्य है? अब दूरदर्शन वाले उस अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख पूछ रहे हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? उस व्यक्ति को रुलाना, अपना कारोबार बढ़ाना, समाज को सच्चाई बताना या समाज को रुलाना? तो उनका उद्देश्य है उस व्यक्ति को रुलाना जो कि अपाहिज है। वो रोएगा तो इनका भाई कारोबार बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके कार्यक्रम को पसंद करेंगे। तो मेन उनका मोटिव क्या है? किसी भी तरीके से इस प्रश्न पूछ के इसको रुला दो। चौथा क्वेश्चन है, कविता में दुर्बल किसे कहा गया है? कौन है जो दुर्बल है? कैमरामैन को, पाठक को, अपाहिज व्यक्ति को या दर्शक को? तो कौन है दुर्बल? वो है आपका अपाहिज व्यक्ति को। नेक्स्ट है, कोष्टक में लिखे हुए वाक्य को कार्यक्रम संचालक ने किससे कहा है? अब बीच में कुछ वाक्य जो हैं वो कोष्टक में लिखे हुए हैं, तो जो कार्यक्रम संचालक है वो ये बात किससे बोल रहा है? जैसे उन्होंने बोला ना, कैमरे को बड़ा बड़ा करके दिखाओ, ठीक है, चेहरे को बड़ा करके दिखाओ, तो ये बात संचालक ने किससे कही है? ये कही है अपने आप से, अपाहिज व्यक्ति से, दर्शक से या अपने सहायक से? तो जाहिर सी बात है उनका जो सहायक है उससे, जो उनके साथ भाई कैमरामैन, एक तो कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा है वो, और दूसरा वो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दूसरा सहायक कौन हो गया? वो उनका कैमरामैन। तो सही है अपने सहायक से। अब हम आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 5 में। यहाँ क्या दिया गया है? अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास में एक अनुच्छेद आया है हमारी आरओ बुक के गद्य खंड के सभी अध्यायों में से एक में। अब उसे हमें अच्छे से पढ़ना है और उस पर आधारित हमारे सामने प्रस्तुत है 5 प्रश्न। ये पांचों ही प्रश्न हमें करने हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की गई? तो कौन से पाठ से लिया गया है? ये है आपका क्या कहते हैं, श्रम, जाति प्रथा और श्रम विभाजन से ये अनुच्छेद आया है। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे,
क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दासता से जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दासता केवल कानून पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है। यानी कि अगर कानूनी रूप से पराधीन नहीं है, हमको किसी ने गुलाम नहीं बनाया है, लेकिन मानसिक रूप से तो हम किसी के गुलाम हो ही सकते हैं। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। ये किसका है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का कथन। अब इस पर आधारित हमारे पास में 5 प्रश्न हैं। देखिए, ये गद्यांश की बात करें तो ये हमारा पठित गद्यांश है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने नहीं पढ़ा, जब पढ़ा हुआ है तो फिर इतना तो हम समझ ही लेंगे। पहला है, दासता में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कानूनी पराधीनता होना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, दूसरों के द्वारा निश्चित कार्य करना या स्वाधीनता के साथ जीना। तो दासता में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? वो है स्वाधीनता के साथ जीना। क्योंकि जब अगर दासता है तो हमें इस चीज़ की परमिशन ही नहीं है कि हम आज़ाद होकर जी सकें, हम आज़ाद हैं, तो इसकी परमिशन हमको नहीं मिलती है। मनुष्य के प्रभावशाली प्रयोग से लेखक का क्या तात्पर्य है? अब मनुष्य का क्या है? प्रभावशाली प्रयोग से लेखक का क्या तात्पर्य? उसे अपनी इच्छा से जाति के चयन का अधिकार मिले, उसे शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति का अधिकार दिया जाए, उसे अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए, उसे शारीरिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो यहाँ पर मनुष्य के प्रभावशाली प्रयोग से लेखक का तात्पर्य है उसे अपनी इच्छा से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाए। भाई, दासता प्रथा में क्या रहता है? जो जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन किया जाता है, जो दासता के अंतर्गत ही आता है, उसमें ये चीज़ है कि हमें अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की परमिशन नहीं होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये चीज़ लोगों ने कहा कि हमें अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जाति प्रथा के पोषक यदि मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता दें तब इसका क्या परिणाम होगा? अगर मान लो इसकी स्वतंत्रता दे दी जाए तब क्या होगा? ठीक है, कि लक्षण क्या? जाति प्रथा के पोषक यदि मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावी प्रयोग की, लक्षण एवं प्रभावी प्रयोग का तात्पर्य क्या हो गया? जो हमारे अंदर दक्षता है, सक्षमता है, उसके हिसाब से अगर हमें कार्य करने की आज़ादी देंगे तो क्या होगा? दासता को बढ़ावा मिलेगा, कानूनी पराधीनता बढ़ जाएगी, स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ होंगे। यानी कि हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक राज्य देश है, उसमें ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी, क्योंकि अब हमें क्या होगा? हमें अपने हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता मिलेगी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनिए। क्या दिया गया है? इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ के देखिए, मनुष्य की शक्ति के सक्षम और प्रभावी प्रयोग की स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जाए? देखिए, कथन ये तो सही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कारण आर इसकी गलत व्याख्या कर रहा है। कथन ये सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। जो चीज़ वो ऊपर दी गई है उसकी व्याख्या कारण आर द्वारा नहीं की जा रही है। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। संपत्ति के अधिकार में स्वतंत्रता पर आपत्ति हो सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ है दासता में जकड़ना। फिर है, सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही पेशा अपनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या यहाँ पर है। ऊपर लिखित कथनों में से सही है। अब यहाँ पर आप अगर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। संपत्ति के अधिकार में स्वतंत्रता पर आपत्ति हो सकती है। अगर संपत्ति का अधिकार दिया है तो भाई स्वतंत्रता के अधिकार में कैसे? संपत्ति का अधिकार है तो स्वतंत्रता का भी अधिकार हुआ, गलत है। स्वतंत्रता का अर्थ दासता में जकड़ना नहीं होता, ये भी गलत है। सभी लोग अपनी इच्छा के अनुसार ही पेशा अपनाते हैं, तो जाति प्रथा में तो ये है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास हमारी बुक, कौन सी बुक है हमारी? दूसरी हिंदी की पूरक पुस्तिका वृतांत भाग 2, उसमें से हमसे पूछे जा रहे हैं 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्न को हमें करना है और मार्क्स कितने मिलेंगे? 10। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की पार्टी अच्छी क्यों नहीं लगी? भाई जिस दिन उनकी सिल्वर वेडिंग थी पूरा दिन तो वो ऑफिस में रहे, फिर इधर घूम घाम के चले आए और सब्जी वगैरह लेते, जब घर पहुंचे तो पार्टी लगभग ओवर होने पे थी, तो उन्हें तब भी वो पार्टी अच्छी नहीं लगी। कारण क्या है? क्योंकि ये उनके मित्रों से ने रखी थी, क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो उनके बेटे ने दी थी, क्योंकि ये उनकी पत्नी ने दी थी। तो उन्हें ये पार्टी अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। उनके घर में उनकी सिल्वर वेडिंग सेलिब्रेट की जा रही है और इस बारे की जानकारी यशोधर बाबू को नहीं दी गई थी। प्रश्न संख्या 2 है, यशोधर पंत के ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड में नया कौन आया था? सिल्वर वेडिंग बताइए तो कौन था? याद होगा, चड्ढा। ठीक है, याद है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, उसका नाम है चड्ढा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1945, 5 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1946, 6 फरवरी 1947। तो उनका विवाह हुआ था 6 फरवरी 1947 को। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुन के लिखिए। देखिए क्या है, यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक हैं। क्या ये कथन सही है? मुझे तो ये कथन सही नहीं लग रहा, वो तो इसके समर्थक ही नहीं है। फिर है, यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे अपने पिता के पारिवारिक संबंधों को बोझ मानते हैं। तो ये भी सही नहीं है। तो इसके तरीके से यहाँ पर क्या हो गया आपका? कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया है, यशोधर बाबू आत्मीय और पारिवारिक जीवन शैली के समर्थक हैं। वो ये जीवन शैली चाहते हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाते। ठीक है, यशोधर बाबू और पत्नी उनके पारिवारिक संबंधों को बोझ मानते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ को सही नहीं मानते तो हैं लेकिन अप्लाई खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद बढ़ के उस समाज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए क्या है, वसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था। दूसरा, मास्टर जी ने आनंदा को कक्षा का मॉनिटर बनाया था। तीसरा है, कक्षा में आनंदा अपने सभी सहपाठियों में सबसे छोटा था। चौथा है, आनंदा हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता ही रहता था। तो इसमें आपको सही कथन में निशान लगाना है। तो मेरे हिसाब से कथन जो सही है वो है आपका पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा हमारा गलत है। जो तीसरा कौन सा? कक्षा में आनंदा सभी सहपाठियों से, ऐसा नहीं, उसमें कई सहपाठी ऐसे थे तो जो आनंदा से भी बड़े थे। बसंत पाटिल से वो जरूर बड़ा था। तो सही ऑप्शन है पहला, दूसरा और चौथा। अब आते हैं, जूझ पाठ के आधार पर पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? वो पाठशाला जाना चाहता है, इस बात का डिस्कशन उसने सबसे पहले अपनी माँ से किया था। किससे किया था? माँ से। दादा से, माँ से, सौंदगेलकर से या दत्ताजी राव से? तो सही ऑप्शन है माँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेखक के पिता के अनुसार खेलना और सिनेमा देखना कैसी आदतें थी? लेखक के पिता यानी कि आनंद यादव, यानी आनंदा के पिताजी के हिसाब से खेलना और सिनेमा देखना किस तरह की आदतें हैं? पढ़ाई से भी अच्छी, बहुत ज़रूरी, सही और गलत। तो उनके हिसाब से कैसी आदतें हैं? वो हैं गलत आदतें हैं। अतीत में दबे पांव के आधार पर मोहनजोदाड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? किस चीज का केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, धर्म का, व्यापार का या राजनीति का? तो पाठ के अनुसार अगर हम जाएं तो वो सभ्यता का केंद्र रहा होगा, क्योंकि जिस तरह की ये शहर मिले हैं वो बहुत ही अच्छी टेक्निक से और काफ़ी अच्छी डेवलप्ड सिटीज़ थी, तो इसीलिए इसको सभ्यता का केंद्र माना जा सकता है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? अब मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मुर्दों का टीड़ा, मोहन का नगर, पक्के मकानों का शहर, मुहाने पर स्थित। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। सही ऑप्शन है मुर्दों का टीला।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर मोहनजोदाड़ो के अजायब घर की क्या खासियत है। तो अजायब घर की क्या खासियत बताई गई, यानी कि जो म्यूजियम बनाया गया था उसकी खासियत क्या थी। पत्थर के औजार मिलना, माप तौल कप के पत्थर मिलना, सोने के गहनों का मिलना, हथियारों का ना मिलना। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है कि वहाँ औजार तो मिले थे लेकिन किसी भी तरह के हथियार नहीं मिले थे। तो इसकी विशेषता क्या थी, हथियारों का ना मिलना। यहाँ पर अब हमारा खंड जो आ चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अब हम आ गए हैं खंड बा में, जो हमारा पूर्ण रूप से वर्णनात्मक है, यानी कि इसमें हमारा रचनात्मक लेख आएंगे। उसके बाद हमारे पास हमारी बुक अभिव्यक्ति माध्यम, वितान और क्या कहते हैं आपकी बुक आरोह, इन तीनों ही पुस्तकों से वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लेख लिखना है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो आ रहा है वो है रचनात्मक लेख। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक हमें रचनात्मक लेख लिखना है। तो चलिए, जो भी आप लेख लिखेंगे उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 3 में से कोई भी एक करना है और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 6। ठीक है, सबसे पहला है विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। आजकल के समय में विज्ञापन बहुत तेजी से जो है इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हर जगह हर चीज़ के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल होने लगा है। तो इस पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख में हमेशा ये याद रखना कि मैं शैली का इस्तेमाल आपको अपने आप को उसमें कहीं ना कहीं शामिल करना होता है। आज के युग को विज्ञापनों का युग कहा जा सकता है। आज सभी जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नजर आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उत्पादक अपने उत्पाद एवं सेवा से संबंधित लुभावने विज्ञापन देकर उसे लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, उसकी विशेषता एवं प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त आज के समय में बिना विज्ञापन के उत्पादों का बिकना अत्यंत मुश्किल है। विज्ञापनों के द्वारा किसी भी सूचना तथा उत्पाद की जानकारी, पूर्व में प्रचलित किसी उत्पाद में आने वाले बदलाव आदि की जानकारी सामान्य जनता को दी जाती है। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना है। लेकिन आज विज्ञापनों में अपने उत्पाद को सर्वोत्तम तथा दूसरों के उत्पादों को निकृष्ट कोटि का बताया जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। आजकल के विज्ञापन भ्रामक होते हैं तथा मनुष्य को अनावश्यक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहकों को लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह नहीं करें। मतलब आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जो एक्चुअल में हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप विज्ञापन कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप दूसरे प्रोडक्ट्स को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, वो नहीं करना है। बल्कि अपने उत्पाद के सही गुणों से परिचित कराएं, तभी उचित सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा और विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होगा। दूसरा हमारे पास में रचनात्मक लेख दिया गया है। टॉपिक है मनोरंजन के आधुनिक साधन विषय पर रचनात्मक लेख लिखिए। तो मनोरंजन के आजकल के आधुनिक साधन क्या हैं? सबसे आधुनिक तो आपका इंटरनेट, फ़ोन है, टीवी है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो चलिए इन्हीं पे आपको एक लेख लिखना है। प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन प्राकृतिक वस्तुएं और मनुष्य के निकट रहने वाले जीव जंतु थे। इसके अलावा वह पत्थर के टुकड़ों, कपड़े की गेंद, गुल्ली डंडा, दौड़, घुड़दौड़ आदि से भी अपना मनोरंजन करता था। किंतु मनुष्य ने ज्यों ज्यों सभ्यता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, त्यों त्यों उसके मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी और बदलाव आता गया है। मतलब वैसे वैसे क्या है, उसके मनोरंजन के साधन बढ़ते गए हैं। आज प्रत्येक आयु वर्ग की रुचि के अनुसार मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग करके लोग आनंदित हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी हुई है, वैसे वैसे हमारे मानवीय मूल्यों में भी गिरावट आई है। मनोरंजन मतलब अब मानवीय मूल्य हमारे क्या हो गए, दूसरों को टाइम देना, समझना, उनका आदर करना, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों में रेडियो सबसे लोकप्रिय सिद्ध हुआ। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों की स्थापना और उन पर प्रसारित क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम ने इसकी आवाज को घर घर तक पहुंचाया। रेडियो के पश्चात टीवी ने भी मनोरंजन के क्षेत्र में एक आवश्यक भूमिका निभाई।
शिक्षित वर्ग के मनोरंजन के अन्य साधन हैं पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना तथा उसमें आनंद प्राप्त करना। ठीक है, ये भी एक आगे बहुत सारी लाइब्रेरीज हो गई तो उनमें भी हुआ। या कवि सम्मेलन, नाट्य मंचन, मुशायरे के आयोजन में भाग लेना। वर्तमान में विज्ञान की प्रगति का कारण मोबाइल फोन से ऐसी तकनीक आ गई है जिससे गीत संगीत सुनने, फिल्में देखने का काम अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है। इस प्रकार मनोरंजन की दुनिया सिमटकर मनुष्य की जेब में समा गई है। निष्कर्षतः आज अपनी आय के अनुसार व्यक्ति अपना मनोरंजन कर सकता है, यानी कि हमारी जितनी इनकम है उसके हिसाब से हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया बहुत विस्तृत हो चुकी है। हमको मतलब मान लीजिए हमारे पास जितनी आय है उतना हम महंगा फ़ोन खरीदेंगे, अगर फ़ोन की नहीं है तो हमारे पास टीवी है, रेडियो है, जो है जितनी हमारी कैपेसिटी हो उस हिसाब से हम मनोरंजन के साधनों को खरीद कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास में जो है वो लेख का टॉपिक है, क्या है? उपभोक्ता शोषण विषय पर रचनात्मक लेख लिखिए। उपभोक्ता शोषण, अब हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का हम लोग उपभोग करते हैं। अब इनका शोषण किस तरीके से किया जा रहा है, इसके ऊपर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। विषमता शोषण की जननी है। विषमता मतलब जहां पर आपको बराबरी नहीं हो। समाज में जितनी अधिक विषमता होगी सामान्यतः शोषण भी उतना ही अधिक होगा। चूंकि यहाँ बात उपभोक्ता शोषण की हो रही है तो सर्वप्रथम उपभोक्ता शोषण को समझना आवश्यक है। अभी उपभोक्ता शोषण होता क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादक व व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से नहीं लिया जाता है, परंतु उपभोक्ता शब्द के दायरे में वस्तुएं व सेवाएं दोनों का उपभोग शामिल होता है। तो यानी कि नहीं जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी बात नहीं, जो हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, वकील आदि आते हैं। तो समझ में आया, जो सेवा के क्षेत्र में कौन आएंगे? डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, प्रशासनिक अधिकारी और वकील है। प्रशासनिक अधिकारी यानी शासन के जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात करी जा रही है। इन्होंने उपभोक्ता शोषण के जो कीर्तिमान बनाए हैं वे गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने लायक हैं। मतलब ये जो सेवाएं होती हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन लोगों ने जो है इतना ज़्यादा शोषण किया है कि इस शोषण को हम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा सकते हैं। आज के दौर में उपभोक्ता शोषण में बहुत वृद्धि हुई है। सब अपने से छोटे को किसी भी तरीके से दबाना चाहते हैं। एक अफसर अपनी 7 पीढ़ियों को चैन से रखने के लिए सरकारी पैसों को निगल जाता है तो शिक्षकों को ट्यूशन से फुर्सत नहीं मिलती है। डॉक्टर प्राइवेट सर्विस को ही जन सेवा मानते हैं तो वकील को झूठे मुकदमों में आनंद मिलता है। तो मतलब एक तरीके से इन लोगों ने अपने प्रोफेशन को धन उगाही का जरिया बना रखा है। इसी तरह व्यापारी भी कम मात्रा, मिलावट, जमाखोरी, कृत्रिम मूल्य वृद्धि आदि द्वारा उपभोक्ताओं की खाल उतारने में लगा रहता है। मिलावट करने से ना जाने कितनी जानें चली जाती हैं। इन सब बात का लक्ष्मी के पुजारियों को कोई गम नहीं है और हमारी सरकार को भी इससे कोई दरकार नहीं है। तो सीधे सीधे क्या हुआ, जो ये सेवा कर्मी होते हैं ये तो हमें हर तरीके से लूट ही रहे हैं। दूसरे जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए चावल में मिलावट, चीनी में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट आ रही, तो ये मिलावट भरी चीज़ें ही हम खा रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पास हुआ, परंतु इसके क्रियान्वयन में देरी की जाती है। सफेद पोश कानून से बचने का रास्ता तलाश लेते हैं। अतः उपभोक्ता को अपने बचाव के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। देश में सैकड़ों उपभोक्ता संगठन हैं, परंतु इनका कार्य क्षेत्र अभी तक महानगरों व नगरों तक ही सीमित है। आज जरूरत है कि ऐसे संगठनों को गांव स्तर तक अपना कार्य करना चाहिए। इसके अलावा रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागृत किया जा सकता है। ये कार्य सरकारी संगठन नहीं कर सकते। युवा इस क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को जागरूक होकर समाज में शोषण के खिलाफ जागरूकता लाने की जरूरत है। तो देखिए हर तरफ से किया जा रहा है। कानून भी अगर बना
तो उस कानून को लागू करने में भी टाइम लगा, क्योंकि उससे बचने के लूपहोल इन लोग को पहले खोजने थे। तो अब जब सारे तरह से सब कुछ लूटने और शोषण करने पर तैयार हैं, तो इसमें अब जनता को ही आगे आना पड़ेगा, और ख़ास तौर से नवयुवकों को, क्योंकि ये जो नवयुवक हैं इनके अंदर जोश होता है, और वो अगर सारी विषमताओं को देख रहे हैं तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना उनका परम कर्तव्य बन जाता है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। अब हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उनमें से हमारे पास प्रश्न आए हैं कितने, 3, इसमें से करने हैं कितने, 2, और ये होगा आपका, देखिए किन्हीं दो को करना है तो ये क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। ध्यान रखिए यहाँ पर 3 ये गलत लिखा है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। जब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे अब आपको इसमें वर्ड लिमिट्स नहीं दी गई है, तो ध्यान रखिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 25 to 30 वर्ड्स के बीच में करना है। इससे ऊपर अगर 3 मार्क्स का होता है तो 50 to 60 वर्ड्स तक आपको लेके जाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कहानी के पात्रों के द्वंद्व का क्या महत्व है। तो कहानी में पात्रों के बीच जो द्वंद्व होता है उसका क्या महत्व होता है। कहानी में पात्रों के द्वंद्व का बहुत महत्व है, जो इस प्रकार है। तो इन्हें हम पॉइंट्स में दे सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैम आंसर पॉइंट में देना है या हमें पूरा डिस्क्राइब, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पॉइंट्स में दे सकते हो तो पॉइंट में दे देना, नहीं तो पूरा डिटेल में देना। पहला है, पात्रों का द्वंद्व कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। अब जो कथानक है अर्थात कहानी है उसको आगे बढ़ाने का काम ये द्वंद्व ही करता है। पात्रों के द्वंद्व से ही पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है, यानी कि जो पात्र हैं वो किस तरीके के हैं वो उस द्वंद्व से ही पता चलता है। पात्रों के द्वंद्व से ही लेखक पाठकों को संदेश भी देता है। अब हर कहानी जो लिखी जा रही है अगर, तो उसमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है, कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। तो इस द्वंद्व के माध्यम से ही लेखक क्या करता है, पाठकों को वो संदेश बताता है। पात्रों के द्वंद्व से ही कहानी का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है। पात्रों के द्वंद्व से ही पाठकों को जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अरे अब इन दोनों के बीच अगर ये बहस चल रही तो आगे क्या होगा। हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। पात्रों के द्वंद्व से ही कहानी में रोचकता भी उत्पन्न होती है, यानी कि इंटरेस्ट आता है हमको। हमें अगर द्वंद्व अच्छा है तो हमें उतना इंटरेस्ट आएगा और हम कहानी को आगे पढ़ेंगे। अगर उतना अच्छा हमको इंटरेस्ट नहीं लगा तो हम कहानी छोड़ देते हैं। तो द्वंद्व हमें इस हिसाब से लगना है कि पाठक को पढ़ने में मजा आए। अब अथवा करके हमारे पास दूसरा प्रश्न है, क्या है, मुद्रित माध्यमों की सीमा क्या है। अब मुद्रित यानी कि छपी हुई जो चीज़ें हैं उनकी सीमा क्या होती है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा यही है कि यह केवल पढ़े लिखे और साक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जो निरक्षर हैं उनके लिए मुद्रित माध्यमों यानी अखबार और पत्रिका का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा लेखक को पाठक की योग्यता के साथ उसकी रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है तथा इसमें तुरंत घटी घटनाओं को नहीं दिखाया जा सकता। तो ये सब इसकी कुछ न कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे अभी कोई चीज़ घटी है तो हम इसको तुरंत नहीं दिखा सकते। जाहिर सी बात है नेक्स्ट मॉर्निंग जब पेपर छपेगा तो हम उसी में बता सकते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए ये मुद्रित माध्यम की सारी चीज़ें बेकार हैं, चाहे पत्र पत्रिकाएँ हों चाहे अखबार हो। अब अथवा करके हमारे पास नेक्स्ट आया, मतलब देखिए पहला था, दूसरा था, ये तीसरा है। ठीक है, संवाद से जुड़ा वह कौन सा तथ्य है जो रेडियो नाटक पर विशेष रूप से लागू होता है। ठीक है, कौन सा है, देखिए संवाद से जुड़ा वह कौन सा तथ्य है जो रेडियो नाटक पे विशेष रूप से लागू है और क्यों है। रेडियो नाटक पर विशेष रूप से लागू होने वाला तत्व संवाद है, क्योंकि रेडियो नाटक में हर एक चीज़ संवाद या ध्वनि के माध्यम से ही होती है। यह इसलिए क्योंकि रेडियो के माध्यम में नाटक को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है और संवाद द्वारा चरित्रों की भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जाता है। तो संवाद के माध्यम से ही हम नाटक को श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। उसके अंदर जितने भी पात्र हैं उस पात्र के सभी के चरित्र चित्रण हम संवादों के माध्यम से बता रहे हैं। कहानी की गतिशीलता भी संवादों के माध्यम से बढ़ रही है। सब कुछ संवादों से ही टिका हुआ है ना। संवाद चरित्रों की आवाज़गत व्यक्ति है, यानी कि वो आवाज़ के आधार पर बना हुआ एक व्यक्ति होता है जो संवाद होते हैं, और उनके माध्यम से कथानक की साहित्यिकता, वाद विवाद और भूमिका का प्रदर्शन संभव होता है। अब अथवा करके फोर्थ आया,
ठीक है, देखिए क्या है, बीट को परिभाषित करें। बीट क्या होती है? संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके मध्य काम का जो बंटवारा किया जाता है उसे ही बीट कहते हैं। जैसे एक संवाददाता की बीट अपराध है, तब इसका अर्थ है कि उसका कार्य क्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग का है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं एक संवाददाता हूं और मेरा इंटरेस्ट अगर अपराध है तो उस क्षेत्र में घटने वाली सभी आपराधिक घटनाओं को कवर करना मेरा काम होगा। और मुझे ये बीट क्यों मिलती है, ये क्षेत्र क्यों मिलता है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है और मैं इस बारे में जानकारी रखती हूँ, इसलिए वो मेरी बीट कहलाएगी। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने। तो अब हमारे पास नीचे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने। एक प्रश्न हम करेंगे तो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। तो टोटल जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, देखिए एंकर बाइट किसे कहते हैं? क्या होती है एंकर बाइट? जब किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह एंकर बाइट कहलाता है। मतलब हम क्या करेंगे कि हम घटना के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन उस घटना के समय वहां जो भी प्रत्यक्षदर्शी रहे उनकी बाइट, उनकी बातें, उनके साथ का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जब हम टीवी पे दिखाते हैं तो वो खबर सच है, इस बात की प्रामाणिकता के साथ हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वो जो इंटरव्यू उस प्रत्यक्षदर्शी का दिखाया जा रहा है उसे ही हम एंकर बाइट कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, संपादकीय किसी नाम से क्यों नहीं छापा जाता? क्या कारण है? जो संपादकीय है यानी कि जो अखबार संपादकीय छाप रहा है उसके संपादक और सह संपादक कुछ लेख लिखते हैं, वो लेख पेपर में डेली छपता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संपादकीय। तो ये संपादकीय किसी के नाम से क्यों नहीं छापा जाता? जाहिर सी बात है अगर संपादक लिख रहा है तो उसके नाम से छप जाए, लेकिन वहाँ पर नीचे सिर्फ संपादक लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता। ऐसा क्यों होता है? संपादकीय नाम से नहीं छापा जाता क्योंकि अखबार की आवाज़ आत्मा और पहचान होती है। कारण क्या है? ये संपादकीय उस पूरे अखबार की आत्मा और पहचान होती है। मतलब संपादकीय के जरिए उस अखबार में कार्य कर रहे हर एक व्यक्ति की जो सोच है, जो नज़रिया है, वो सामने रखा जाता है। तो इतने सारे व्यक्तियों के तो नाम नहीं छापे जा सकते ना, तो इसीलिए उसे नीचे संपादकीय कर दिया जाता है। व्यक्ति विशेष की राय, भाव या विचार नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति की भाव या विचार नहीं होते, ये पूरे अखबार में काम कर रहे सभी लोगों के विचार होते हैं, इसलिए इसके नीचे नाम नहीं छापा जाता। समाचार पत्र यानी संपादक मंडल की राय या दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। तो ये क्या होता है? समाचार पत्र के जो संपादक हैं, ठीक है, संपादक, अब कोई एक संपादक तो होता नहीं, संपादक है, सह संपादक है, उसके नीचे और भी तरीके के लोग होते हैं, उन सभी की राय होती है और उस राय की अभिव्यक्ति हम संपादकीय के माध्यम से करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक खेल पत्रकार अपनी जानकारियों को किस प्रकार दिलचस्प बनाकर पेश कर सकता है? अब खेल पत्रकार होता है स्पोर्ट्स के एरिया में जो कोई भी करता है। अब जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स में जैसे खेला जा रहा है, जो स्कोरिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वही सारी चीज़ें वो खबरों में छापेगा, अखबार में छापेगा, लेकिन उसको वो इंटरेस्टिंग किस तरीके से बना सकता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए क्या है, एक खेल पत्रकार अपनी जानकारियों को दिलचस्प बनाकर पेश कर सकता है जब वह नवीनता, गहराई और मंचन को संयोजित करता है। वह महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है, रोचक कहानियों और विशेष रिपोर्टरों का उपयोग करता है, व्यापक विश्लेषण और उपयोगी सलाह प्रदान करता है और उदाहरणों के माध्यम से पठनीय और अनुग्रहित करता है। तो ये सारे तरीके अपना के वो खेल समाचार को इंटरेस्टिंग बना सकता है। अब आ गए प्रश्न संख्या 10 में। यहाँ क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। अब आप देख रहे हैं हमारी आरोह बुक जो है उसके काव्य खंड से प्रश्न आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 प्रश्न आ रहे हैं। 3 में से हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है, आरोह बुक के काव्य खंड से हैं। एक प्रश्न के लिए हमें मिल रहे हैं 3 मार्क्स, जब 2 प्रश्न करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? 6 मार्क्स, ठीक है। चलिए देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है?
बच्चों की प्रत्याशा यानी कि उनकी आशा को किस तरीके से चित्रित किया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में चिड़िया संध्या समय अपने नीड़ में लौट जाना चाहती है। नीड़ अर्थात घोंसले में लौट जाना चाहती है। उसके पंख थक चुके हैं मगर वह उड़ रही है। जैसे ही उसे यह ध्यान आता है कि उसके नन्हे बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे तो उसके पंखों में थकान की जगह तेजी आ जाती है और वह और अधिक तीव्र गति से उड़ने लगता है। तो क्या होता है, उसको तेजी आ जाती है और वो बहुत तेज गति से उड़ने लगती है। वह अपने बच्चों की इच्छा को पूरा कर उसके मुंह में दाना डाल उन्हें स्नेह से अपने पंखों में छिपाना चाहती है। अर्थात कवि बच्चों की प्रत्याशा को जीवन की गति और आशा की किरण मानता है। तो मतलब एक चिड़िया जो कि थक चुकी है, शाम के समय उसके पंख थक चुके हैं, वो थोड़ा सा अब उड़ नहीं पा रही। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम थक जाते हैं तो हम रुक कर आराम करना चाहते हैं, मन की हमारी इच्छा यही होती है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसे तुरंत ही याद आता है कि उसके बच्चे नीड़ पे यानी कि घोंसले में बैठे हैं, भूखे हैं, उसे जल्दी घर पहुंचना है, उनके चोंच में दाना डालना है। उसे जैसे ही ये बात याद आती है, तुरंत ही जो चिड़िया है उसके पंखों में गतिशीलता आ जाती है। वो और बहुत तेजी से उड़ते हुए जल्दी से अपने घरों में पहुंच जाना चाहती है। तो बच्चों की जो आशा है वो चिड़िया के अंदर स्फूर्ति भरती है, उसे गतिशीलता प्रदान करती है, हिम्मत देती है, ताकत देती है। नेक्स्ट है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने के आधार पर बताइए। अब क्या उन्होंने बताया, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है, कि ये चीज़ बताइए। तो उड़ने से क्या तात्पर्य है, चिड़िया की उड़ान से। खिलने से तात्पर्य है फूल के। तो इन्हीं दो से कवि ने कविता को कंपेयर किया है ना। तो वही चीज़ें आपको बतानी, क्या संबंध है वो बताएंगे। और कौन सी कविता, कविता के बहाने से। हाँ, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की जो उड़ान है जिसकी सीमा अनंत होती है। बात सही है, कविता की उड़ान तो अनंत है, मगर चिड़िया की उड़ान की अपनी एक लिमिट होती है। वह कल्पनाओं को पंख देकर अनंत ऊंचाइयों को छू सकता है। इसीलिए कहा गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पाती उस जगह कवि पहुंच सकते हैं। अर्थात उनकी सोच पहुंच सकती है और उसके जरिए वो कविता लिख सकते हैं। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आकर्षित कर आनंद और जीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भावों विचारों का रसायन कराती है, पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। दोनों का उद्देश्य एक समान, अर्थात पाठकों एवं रसिकों के हृदय को सुकून पहुंचाना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, फूल जब खिलता है तो उसके सुगंध से सभी आनंदित होते हैं, उसकी सौंदर्यता से सभी प्रभावित होते हैं। उसी तरीके से जब एक कविता का निर्माण होता है तो वो उसके रसास्वादन को करते हैं, यानी कविता को पढ़कर जो आनंद आता है उस मस्ती में झूम जाते हैं, उसके सौंदर्य से अभिभूत होते हैं। तो ये होती है फूल का खिलना और कविता का भी खिलना। इसलिए यहाँ पर बोला गया है। तीसरा प्रश्न है, किस भी किसान कुल छंद के आधार पर बताइए कि पेट की आग की विशालता और भयावता को तुलसी ने कैसे प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, किस भी किसान कुल वनिक भिकारी, ये जितने भी लोग हैं उन लोगों को किसी भी तरह का कार्य जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि चारों तरफ सूखा है, अकाल पड़ा हुआ है, तो किसी को किसी तरह का कोई काम नहीं मिल रहा है। तो अपनी भूख, काम नहीं है तो भी भाई पैसे कहाँ से आए, सूखा पड़ा है, खाने को नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि लोग सभी तरह के काम करने के लिए आतुर हैं, क्या पाप क्या अधर्म सभी कुछ कर रहे हैं। इवन विशाल उसकी भयावता और तब प्रकट होती है कि उसके लिए ये अपने बच्चों तक को बेचने के लिए तैयार हैं, उनको बेचकर जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं उससे वो पेट भर रहे हैं।
तो ये भयावता को तुलसीदास जी ने दिखाने का प्रयत्न किया है। किस भी किसान कुल छंद के आधार पर पेट की आग की विशालता और भयावता को तुलसीदास ने इस प्रकार प्रकट किया है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में लोग अपनी भूख मिटाने के लिए पाप कर्म करने लगे गए थे। ऐसे में आम लोग श्री राम की भक्ति को ही अपना अंतिम सहारा मान लेते हैं। तो वो पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, फिर अंत में क्या होता है कि उन्हें लगता है श्री राम के शरण में जाएं तो हम शायद जो है वो सही राह पर आ पाएँ। तो देखिए, श्री राम उनकी भूख मिटाने के लिए उनको खाना नहीं देंगे, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तब हमारी बुद्धि सही मार्ग में चलती है। हमें सही मार्ग में जब चलती है तो हमें सही तरीके भी सुझाती है, तब कहीं जाकर हम उस अधर्म से या पाप से हट जाते हैं। सिर्फ स्मरण मार्ग से नहीं होता, हमें अपने कभी भी देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हों, हम कोई फैसले सही नहीं ले सकते, लेकिन जैसे ही हमारा दिमाग शांत होगा हम सही फैसलों को लेने लगते हैं। वही चीज़ बता रहे कि जब चारों तरफ इतनी भयावता है तो श्री राम के शरण में जाइए। श्री राम के शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, हम अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे और तब सही रास्तों को खोज पाएंगे। अब आ गए प्रश्न संख्या 11। यहाँ क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे काव्य खंड से ही प्रश्न लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? काव्य खंड से। देखिए, यहाँ पर भी आपसे पूछे गए हैं 2 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है, जब 2 करेंगे तो आप 4 मार्क्स का, यानी कि अब ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में भाई बहन के संबंध को किस प्रकार व्यक्त किया गया है और राखी के लच्छे को किसकी उपमा दी गई है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या है, राखी के लच्छे बिजली कौंधने की तरह चमकते हैं। अब क्या भाई बहन का प्यार किस उपलक्ष्य में दिखाया जा रहा है? रक्षाबंधन। रुबाइयों में एक में रक्षाबंधन के पर्व का भी उल्लेख किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि उनका प्यार उस तरीके से चमकता है जैसे कि बिजली के लच्छे। बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है तथा राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है, यानी घटा छाएगी तो बिजली चमकेगी, होता है ना। तो वैसे ही भाई की छांव में बहन भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित समझती है, इसलिए उसके अंदर इतनी चंचलता भरती है। ये चीज़ उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। प्रश्न संख्या 2 है। अब हमारे सामने कविता की कुछ जो है पंक्तियां दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है बिंब स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, ठीक है। तो ये कौन सी कविता है? ये पतंग कविता से ली गई है। अब इसका बिंब देखिए कैसे बताएंगे। इस काव्यांश में गतिशील बिंब को साकार किया गया है। इस पंक्ति में चक्षु बिंब भी विद्यमान है, यानी कि आंखों से देखने वाली चीज भी है। भादों के जाते ही सुबह नई चमक दमक के साथ आती है। शरद की ओर को खरगोश की आंखों के समान लाल दिखाया गया है। तो जो शरद की भोर है उसे कैसे लाल दिखाया गया है? जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल होती हैं, उस तरीके से उसे लाल लाल दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस पंक्ति को बोलते ही खरगोश की आंखों का बिंब हमारे सामने आ जाता है, तो उसे हमने क्या बोला? चक्षु बिंब या दृश्य बिंब। क्योंकि जैसे ही उन्होंने खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा बोला, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? वो खरगोश की आंखें लाल लाल। शरद साइकिल चलाता तथा घंटी बजाते हमें दिखाई देता है। आकाश को मुलायम बताकर कवि ने जो कल्पना की है वह अद्भुत है। यहाँ पतंग का आकाश में उड़ना एक नए दृश्य को दृष्टिगोचर करता है। तो यहाँ पर देखिए, साइकिल चलाता हुआ, घंटी जोर जोर से बजाता हुआ, ये श्रव्य बिंब आता है, ठीक है। फिर आकाश को कोमल बनाना हमारा स्पर्श बिंब आता है। तो इस तरीके से इस पूरी लाइनों में कई सारे तरीके के बिंब दिखाए गए हैं। प्रश्न संख्या 3 है। अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र कीजिए। यानी कि आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां से आपको सूर्योदय और सूर्यास्त किस तरीके से दिखता है। जैसे आप मान लीजिए समुद्र किनारे रहता है कोई,
कोई पहाड़ी क्षेत्रों में होगा, कोई मैदानी क्षेत्र में होगा, कोई झील के किनारे है, कोई बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है, तो सबके रहने की जगह अलग अलग हैं। अब जब हम अलग अलग जगहों पर रहेंगे तो हमारे लिए सूर्योदय और सूर्यास्त अलग अलग तरीके से दिखेगा ना। तो बस आपको उसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे। प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है जो ऐसा लगता है कि वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी से आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करते हैं। तो जैसे हम लोग सुबह की शुरुआत बहुत ताजगी के साथ, स्फूर्ति के साथ करते हैं, तो सूरज की भी शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है और धीरे 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 हम शाम तक बोझिल हो जाते हैं थक कर। तो उसी तरीके से सूरज की भी थकान दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 12 है। यहाँ क्या दिया गया है, देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं। क्या दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें तो हम आपको बता पाए। जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये अब हमारे गद्य खंड, आरोह के गद्य खंड से प्रश्न रखे गए हैं। क्या है, यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए आपको मिल रहा है 3 मार्क्स और 2 प्रश्न के लिए आपको कितना मिलेगा, 6 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता रहता है कि कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। बाजार दर्शन पाठ में से दोनों प्रकार के 3-3 उदाहरण छांट के लिखने हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता है, कभी औपचारिक कभी अनौपचारिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम औपचारिक भाषा का रूप रख रहे हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, यानी कि जब हम औपचारिक यानी पत्राचार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब। दूसरा है, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है। ये मतलब आपको वो लाइंस लिटरली उस चैप्टर से खोजनी है और यहाँ पर लिखनी है। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ठीक है, तो ये आपके 3 जो है औपचारिक भाषा के हो गए और 3 अनौपचारिक। पैसा पावर है, बाजार में एक जादू है, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। तो ये क्या है, ये अनौपचारिक भाषा है, यानी कि हम लोग जब आपस में नॉर्मली बात करते हैं तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और पत्राचार की भाषा में हम औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार से लिखिए। अब यहाँ से आपके विचार पूछे गए। जैसे काले मेघा में इंद्रसेना निकली तो वो तो एक अंधविश्वास के चलते निकली। इस तरीके से वो सबसे पानी एकत्र करके और ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि इंद्र भगवान पानी बरसाएं। लेकिन आप अगर इस पानी की दिक्कत को देख रहे हैं तो क्या आप इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैं, मतलब कोई एक आंदोलन ऐसा चला सकते हैं? आज के समय में पानी के गहरे संकट से निपटने के लिए युवा वर्ग सामूहिक आंदोलन कर सकता है। वह शहर व गांवों में पानी की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए प्रचार आंदोलन कर सकता है। गांवों में तालाब खुदवा सकता है जिससे वर्षा का जल संरक्षित किया जा सके। युवा वृक्षारोपण अभियान चला सकता है ताकि वर्षा अधिक हो तथा पानी भी संरक्षित रह सके। वह घर घर में पानी के सही उपयोग की जानकारी दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं पानी बहुत तरीके से वेस्ट करते हैं, तो ये घर घर जाके हम उनको समझा सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ढोलक की आवाज अपने गुण और शक्ति की दृष्टि से कहीं कम प्रभावशाली थी और कहीं अधिक, ऐसा क्यों था? पहलवान की ढोलक चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है कि कभी कभी वो ज़्यादा प्रभावशाली होती थी और कभी कभी कम, ऐसा क्यों होता था? लुट्टन की ढोलक का स्वर गांव वालों में असीमित उत्साह का संचार कर देता था। इस असीम उत्साह के बल पर वे विषम से विषम परिस्थितियों से भी वे लड़ सकते थे, परंतु ढोलक की थाप अपनी बुलंद आवाज से मलेरिया या हैजा जैसी किसी महामारी को समाप्त नहीं कर सकती थी। वह इस समस्या को समाप्त ना कर केवल उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी। गांव में क्या
बीमारी फैली थी, हैजा और मलेरिया की। अब इस बीमारी से वो ढोलक निजात तो दिला नहीं सकती, दिला सकती है, नहीं दिला सकती थी। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि वो जो है वो कोशिश करता था कि हम ढोलक बजाकर जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनके अंदर शक्ति प्रदान कर सके। तो उस शक्ति को प्रदान करने के लिए उस ढोलक से को बजाता और लोगों के अंदर वाकई उससे थोड़ी सी हिम्मत बंधती भी थी। अब आ गए प्रश्न संख्या 13 पर। यहाँ पर भी हमारे गद्य खंड से ही प्रश्न रखे गए हैं। तो क्या दिया है देखिए, 3 प्रश्न रखे हैं, 2 करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। कितने? 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब एक प्रश्न है हमारा 2 मार्क्स का, और जब हम 2 प्रश्न करेंगे तो कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 4 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ? अब क्या कारण था कि लक्ष्मण अभी तक तो परिवार वालों के साथ थी, फिर वो अलग हो गई, और फिर इसका परिणाम हुआ क्या? लक्ष्मण मेहनती थी, 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण सास और जेठानियां उसे सदैव प्रताड़ित करती थी। वह उसके बच्चे घर, खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता था। मतलब सारा काम करें लेकिन खाने को अच्छा ना मिले। लड़कियों को दोयम दर्जे का खाना मिलता था, मतलब एक होता है कि नॉर्मल खाना जो बनता था, नहीं, उससे भी एकदम और बेकार खाना लड़कियों को दिया जाता था। उनकी दशा नौकरों जैसी थी। अतः उसने ससुराल वालों से अलग होकर रहने का फैसला किया कि मतलब हम सारा काम कर रहे हैं और हम ही को खाने पीने, और लड़कियों की तो उसके भाई लड़का हो या लड़की, माँ के लिए तो बच्चे सभी प्रिय हैं। तो वो लड़कियों की ये दशा देखकर और ज़्यादा तकलीफ में आ जाती थी। तो फिर उसने फैसला किया कि अब हम अलग हो जाएंगे। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत, पशु, घर आदि में अच्छी चीज़ें ले ली। परिश्रम के बलबूते पर उसका घर समृद्ध हो गया। यानी कि अब चूंकि सब कुछ वही संभाल रही थी, खेत खलियान, जानवर, सभी कुछ लक्ष्मी संभाल रही थी, तो उसे ये चीज़ें पता थी कि कौन सा खेत अच्छा है, कौन सा पशु अच्छा है। तो जब बंटवारा हुआ तो उसने उससे कहा गया, भाई अपना अपना तुम्हें जो लेना है वो ले लो। उसने वो सारी चीज़ें ले ली। तो वो सारी चीज़ें आई, फिर जब उसने अपने खुद मेहनत करी, और मेहनत करके वो सारी चीज़ें और 4 गुना बढ़ा ली। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा पति थोप देने की घटना के विरोध में टिप्पणी कीजिए। अब पत्नी जो भक्तिन थी, उसकी जो बेटी जो विधवा हो गई थी, उसका दोबारा विवाह करने के लिए उसके जेठ जेठानियों ने एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के अंतर्गत वो सब फंस गए, और पंचायत के कहे फैसले के अनुसार लड़की को शादी करनी पड़ी। ठीक है, तो ये जो जबरदस्ती की शादी पंचायत ने उस लड़की पर थोपी, आपको इसका विरोध करते हुए एक टिप्पणी लिखनी है। भक्तिन की बेटी पर पंचायत के द्वारा पति के थोपे जाने की घटना विकृत न्याय व्यवस्था पर कठोर प्रहार है। यानी कि एक ऐसा न्याय व्यवस्था जो अपने आप में बीमार है, वो उसका फैसला थी, जहां स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा की कोई आवश्यकता समझी ही नहीं जाती, उनके साथ पशुतुल्य व्यवहार किया जाता है। ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हुए ऐसे निर्णय देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब जो इस तरह के फैसले सुना रहे हैं, और तो लोगों को बहुत नुकसान होता है इससे, वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से जो है वो प्रताड़ित होते हैं, और आर्थिक तो होते ही होते हैं वो अलग। तो ऐसे जो इस तरीके के फैसले सुना रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा दंडात्मक जो है एक प्रावधान निकालना चाहिए और इन्हें सजा सुनानी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की बहुत मांग है। बहुत से किसान साग सब्जी व अन्न उत्पादन छोड़ फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को विषय बनाते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको छोड़कर वो फूल के उत्पादन में लग रहे हैं। अब जो देखिए, अगर प्रोडक्शन, मान लीजिए दाल चावल वगैरह जो आप लोग उगाते हैं किसान, अगर इसका प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन जैसे ही कम हुआ, डिमांड तो अपनी जगह ही और हमेशा बढ़ ही रही है। प्रोडक्शन कम और आपका डिमांड ज़्यादा, तो क्या होगा? पैसे, इनकी महंगाई बढ़ेगी। लोग, कभी ये कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि भुखमरी जैसी भी हालात हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है।
समय बदल रहा है अतः किसानों को भी उसके साथ बदलना पड़ रहा है। पहले किसान साग सब्जी व अन्न के उत्पादन को ही अपना सब कुछ मानता था। वे इसके जीवन के आधार थे। जीवन का आधार जीवन को सुचारू रूप से ना चला पाए तो वह किसी और काम का नहीं है। आज का किसान साग सब्जी व अन्न उत्पादन करके भी कुछ नहीं पाता। उसका स्वयं का जीवन भी कठिनाइयों से चलता है। जो दूसरों का पेट पालता है वह स्वयं भूखा रह जाए, यह विडंबना ही है। एक किसान स्वयं को भूखा रह सकता है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। हमेशा आर्थिक तंगी में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। साग सब्जी व अन्न उसे वह नहीं दे रहे हैं जो उसे फूलों की खेती से मिल रहा है। मतलब उसे जितना फायदा फूलों से मिल रहा है उतना जो ये अनाज उपजा रहा है उससे उसको इतना फायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए मेहनत कम और फल अधिक मिलता है। इसी कारण उसके बच्चे अच्छी शिक्षा, भरपूर पेट भोजन और एक अच्छी जीवन शैली जी पा रहे हैं। एक किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्न हमें जीवन देता है। किसान को रक्षक माना जाता है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा? ऐसा हर किसान वर्ग के साथ नहीं हो रहा है। इस प्रकार का नुकसान छोटे किसान भोग रहे हैं। एक संपन्नशाली किसान यदि साग सब्जी व अन्न को छोड़कर फूलों की खेती करेगा तो देश तथा विश्व की जनता जीवित कैसे रहेगी? यह भावना उचित नहीं है। तो मतलब सीधी सी बात है कि हमें अन्न छोड़कर जो फूलों की तरफ भाग रहे हैं, हमें ये चीज़ करनी है कि अन्न उपजाने से भी उन्हें फ़ायदा हो, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये सारे रास्ते अपनाना शुरू कर दिया और ज़्यादा तादाद में, तो जाहिर सी बात है अन्न की उपज कम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 14 है। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब हमारी पुस्तक हिंदी की पूरक पुस्तिका है वितान भाग 2, उसमें से हमारे सामने रखे गए हैं प्रश्न, दो प्रश्नों के लगभग, तो 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न हमें करने हैं। एक प्रश्न के लिए मिल रहा है 2 मार्क्स और जब 2 करेंगे तो इसके लिए कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, सिल्वर वेडिंग पार्ट में नया छोकरा चड्ढा किस प्रकार की धृष्टता करता है? अब वो जो है हमारे यशोधर बाबू से मजाक करता है, उनसे पैसे मांगता है, ट्रीट मांगता है, ये सारी चीजें वो कर रहा था ना, तो वही उसकी धृष्टता कहा गया है। चड्ढा सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आया था। चूंकि वह नौजवान था इसलिए वह पंत बाबू के साथ धृष्टता किए जा रहा था। मतलब अभी नया नया था वो। उसकी उम्र का लिहाज भी वह नहीं करता था, यानी कि यशोधर बाबू इतने उम्र में, उनका रिटायरमेंट होने को आने वाला है, तो वो उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं करता था। वह उनकी घड़ी को चूहेदानी कहता और कभी कभी उनकी कलाई पकड़ भी लेता था। उसे इस बात का जरा भी ख्याल नहीं होता था कि पंत उससे पद में वरिष्ठ व्यक्ति हैं। वह तो अपनी जवानी के जोश में जो कुछ करता उसे अच्छा लगता। धीरे धीरे यशोधर पंत ने इन बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। वे किसी तरह का विरोध भी नहीं करते थे। शुरू में जब आया था तो ये सारी चीज़ें करता था तो उनको ज़रूर अटपटा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन सबको ये समझ में आया कि वो उसकी आदत है, तो सबने इस तरीके से ध्यान देना छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न है, पाठशाला पहुंचकर लेखक को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो अब ये क्या है भाई, किसी तरीके से दत्ताजी राव की मदद से उसकी जो पढ़ाई है वो दोबारा तो शुरू हो गई, लेकिन जब वो पहले दिन स्कूल पहुंचा तो उसके जो साथी थे वो तो आगे क्लास में निकल गए। अब जितने भी बच्चे थे वो सब नए थे। उसकी छोटी वाली क्लास जो अब आगे आ गई थी, तो वो किस तरीके से इसको परेशान करते हैं। देखिए, पहले दिन राव साहब के दबाव के कारण लेखक को दोबारा पढ़ने की इजाज़त मिली। वह स्कूल पहुंचा, परंतु वहां उसकी गली के 2 लड़कों के अलावा सब अपरिचित थे। लेखक जिन्हें अपने से कम अकल का समझता था अब उन्हीं के साथ बैठने के लिए विवश था। तो कम अकल का क्यों? क्योंकि भाई वो उससे नीचे दर्जे में थे, यानी कि अब लेखक से छोटी वाली क्लास में थे, उनको कम समझता था। अब वो उन्हीं के साथ बैठना पड़ा था क्योंकि उसको 1 साल का गैप पड़ गया था। उनके कपड़े भी कक्षा के अनुरूप नहीं थे। किसके? हमारे लेखक के। उसे अपने अध्यापक का भी नहीं पता था। वह लट्ठे के बने थैले में पुरानी किताबों व कॉपियां भरकर लाता था।
वह बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली धोती और गमछा पहनकर आया था। तो इस तरीके से उसका परिवेश था पहले दिन का, और ये सारी चीजें करके बच्चे उसको परेशान कर रहे थे। शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया तथा उसका गमछा छीनकर अपने सिर पर लपेट लिया। मास्टर की नकल करने लगा। तो भाई हर क्लास में कुछ ना कुछ शरारती बच्चे होते, तो उस क्लास में भी था। तो उन्होंने गमछा पहना था, लेखक ने उसका गमछा छीना और उनको सर पे बांध के मास्टर की एक्टिंग करने लगा। उसने गमछा टेबल पर रख दिया। कहाँ पर? मास्टर की टेबल पे, जिसके कारण मास्टर का गुस्सा भी सहन करना पड़ा। घर जाते समय वह सोच रहा था कि लड़के उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, ऐसे में वह कैसे पढ़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं पाठशाला ना जाऊं और खेत में ही काम करता रहूं। सवेरे उठते ही वह फिर पाठशाला चला गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और सहपाठियों से परिचय बढ़ा। तो उसका जो गमछा जो उस शरारती लड़के ने मास्टर की टेबल पे रख दिया था, तो मास्टर ने चीजें पूछा किसका गमछा है, तो उन्होंने आनंदा ने बताया कि मेरा है। तो इस तरीके से उनको डांट भी पड़ी। फिर उसके बाद जो है वो जब छुट्टी हुई तो उन्हें लगा कि अगर इस तरीके से दिन बीतेगा तो स्कूल आना जाना देने मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक पल को मन में भी विचार आया कि स्कूल छोड़कर खेती का काम करें, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे बढ़ने की सोची और फिर वो आगे नेक्स्ट डे स्कूल गए। और धीरे धीरे उनके साथ ये जो बच्चे शरारतें कर रहे थे वो कम होने लगी और इनका भी कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप हो गया और बाकी लोगों से ये घुलने मिलने लगे और इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। तीसरा प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब इस जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना, अतीत में दबे पांव, इसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया गया है। अब आखिर क्यों इसका नाम अतीत में दबे पांव रखा गया है, ये शीर्षक क्या सही है इस अध्याय के लिए, आपको इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। अतीत में दबे पांव लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए। यानी कि जब उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता वो घूमने के लिए गए तो उन्होंने जो जो चीज़ें अनुभव करी वो उन्होंने हमको बताई हैं। इस पाठ में लेखक सभ्यता के अतीत में झांककर वहाँ के निवासियों और क्रियाकलापों का अनुभव करता है। वहाँ की एक एक स्थूल चीज़ से मुखातिब होता हुआ लेखक चकित रह जाता है। वे लोग कैसे रहते थे यह अनुमान आश्चर्यजनक था। वहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, सभागार, अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है कि जैसे अब भी वे लोग वहाँ हैं। उसे सड़क पर जाती हुई बैलगाड़ी से रुंझुन की ध्वनि सुनाई देती है। मतलब जब वहाँ पर आप जाओगे तो सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित है और आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर सजीव होती दिखाई देंगी। किसी खंडहर में प्रवेश करते हुए उसे अतीत के निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। रसोई घर की खिड़की से झांकने पर उसे वहाँ पर पक रहे भोजन की गंध आती है। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट ना हुई होती तो उनके पांव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप महाशक्ति बन चुका होता। मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे सुनियोजित पांव अतीत में कहीं दब के रह गए। इसीलिए अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक है। यानी कि ये सिविलाइजेशन एक तरीके से कहीं खो गई। अगर ये बढ़ रही होती तो एक महाशक्ति के रूप में उभरती, लेकिन ये नहीं रही, कहीं पर दब कर रह गई। इसीलिए इसे बोला गया है अतीत में दबे पांव। यानी कि पास्ट में वो पांव जो दब गए, जो बहुत ज़्यादा प्रगति कर सकते थे, इसलिए इस पाठ का नाम ये रखा गया है। अच्छा, इसका एक ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि हम अपने पास्ट में, हम अपनी सिविलाइजेशन हमारी कैसे डेवलप हुई, हम इसके अतीत को जानने के लिए उस अतीत यानी कि पास्ट में हम बहुत दबे पांव गए, ये भी एक रीज़न आप इसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए बोल सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ क्लास 12th का सैम्पल पेपर नंबर 2। तो आपने अच्छे से कर लिया। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी जाए। एक दो पेपर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आप पैटर्न से हैबिचुअल हो जाओगे। और लिटरली मैं ये कहूँगी कि लिख के सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बनेगी, राइटिंग सुधरेगी, मिस्टेक नहीं होगी, आपके पेपर के पैटर्न से आप हैबिचुअल होगे। तो जो एग्ज़ाम में एक कंप्लेंट आती है कि लिखने को बहुत होता है मगर टाइम कम होता है, तो ये कंप्लेंट आप इस तरीके से उसका निवारण कर सकते हो। अगर एकदम से सोचो कि हम सिर्फ एग्ज़ाम में लिखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है ना। तो चलिए हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी कुछ आपका एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।